वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो देखो, हमने ये बोला कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो L है और इसका जो एरिया है वो A है। हमने ये माना कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में है N। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन से हमने मान लिया, N मान लिए। अब टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है, मैंने टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए मान लो N लिख दिया, कैपिटल N। इसका क्या मतलब है, एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो N है, और टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैपिटल N है। अगर कोई तुमसे पूछे कि स्मॉल n की वैल्यू कैसे निकलेगी तो बोलना कैपिटल N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब तुम्हें ये तो पता है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इनटू लेंथ। तो फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, NaL। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं करंट की तरफ। करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। अब चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस NaL इंटू E। ये है ना N की वैल्यू, तो इसको पुट कर देते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो I क्या होगा, माइनस NaLe अपॉन में T। ठीक है, Q अपॉन T के हिसाब से हमने बता दिया। चलो अब यहाँ पे NeA को ऐसे छोड़ते हैं L। अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ तक आ रहा है तो ये पूरी लेंथ को कवर कर रहा है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो I इक्वल्स टू होगा माइनस NeA और VT। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। इसके बाद टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर अब हमें यहाँ पे उसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना है कि अगर लेंथ और एरिया के टर्म्स में अगर होगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, तुमने ये पढ़ लिया कि I इज इक्वल्स टू NeA VT। तुम्हें ये भी पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ अपॉन m। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला हो गया NE स्क्वायर EA टाउ अपॉन में m। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे जो VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी जगह पे वैल्यू रख दी है EE टाउ अपॉन m। तो फॉर्मूला बन गया NE स्क्वायर EA टाउ अपॉन साथ में m। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे बदलने की कोशिश करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलते हैं तो हमें पता है कि E इक्वल्स टू होता है dV अपॉन dr, यानी कि E इक्वल्स टू लिखा जा सकता है V अपॉन L। तो हम E को रिप्लेस करके लिख सकते हैं V अपॉन L, बाकी कोई चेंज नहीं करा है। N E स्क्वायर A टाउ M सब सेम है, बस E की जगह पे V अपॉन L रख दिया। अब यहाँ से क्रॉस करते हैं इसको, तो यहाँ से V की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस करके, ML NE स्क्वायर A और टाउ। ML ऊपर चले गया, NE स्क्वायर A टाउ नीचे आ गया, साथ में क्या लिख दिया हमने, करंट। अब इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करते हैं तो V इक्वल्स टू होता है IR। तो ध्यान से देखेंगे I तो आ चुका है, तो ये जो वैल्यू बची होगी ये वाली, ये किसको डिनोट करेगी, R को। तो रेसिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ गया ML अपॉन NE स्क्वायर A और टाउ। अब यहाँ से अगर मैं इसको R इक्वल्स टू बोलूँ रो L अपॉन A होता है, यही होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करें, टॉपिक को NE स्क्वायर और टाउ मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A, L अपॉन A को अलग लिख दिया। ठीक है, तो फिर R, अब कंपेयर करो, देखो
यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जो वैल्यू है रो, ये वैल्यू इसको डिनोट करेगी, एल अपॉन ए। तो रो किसको कंपेयर करवाएगा, तो रो बराबर होगा एम एन ई स्क्वायर और साथ में टाउ। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकल के आ गई। अब रेसिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में कैसा रिलेशन आ गया हमारे पास, इनवर्स का रिलेशन आ गया। तो रो इनवर्स में है किसके, रिलैक्सेशन टाइम की। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिलेशंस को। जैसे नंबर ऑफ अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमने बढ़ाए, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है रेसिस्टिविटी घटेगी, तो फिर रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। देन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, और अगर रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी उस केस में बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है कि टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी किस तरीके से चेंज हो सकती है। तो हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो आपको ये तो पता है कि R रो L अपॉन A होता है और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के। तो हमने क्या कहा, टेम्परेचर T1 था, रेसिस्टेंस R1 थी और रेसिस्टिविटी रो 1 थी। फिर टेम्परेचर बदला, T2 हुआ, रेसिस्टेंस R2 हुई और रेसिस्टिविटी उस समय रो 2 होगी। ओके, तो टेम्परेचर में अगर कोई चेंज पूछेगा तो कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1, और अगर रेसिस्टेंस में चेंज पूछेगा तो R2 माइनस R1। अब यहाँ पे बात हमें समझनी पड़ेगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ रही है, अभी पहले ही पढ़ाया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि R2 माइनस R1 में जो चेंज आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा T2 माइनस T1 के। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है R1 के। तो यहाँ पे बात समझो, अगर मान लो कि R1 की वैल्यू जो है 20 ओम है और R1 की वैल्यू जो है वो 1 ओम है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना आपका इनिशियल रेसिस्टेंस होगा, मान लो ऐसा वायर है जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो तुम जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें रेसिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो मटेरियल अच्छा नहीं है, उसमें रेसिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी। दैट मीन्स अगर इनिशियल रेसिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे ये वाली कम है, तो फिर इसमें जो चेंज आएगा वो उतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना इसमें आएगा। तो इसलिए जितना इनिशियल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही चेंज भी ज़्यादा होगा। इन दोनों को कंबाइन करो तो ये बन जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपको इक्वल टू यहाँ पे लगाना है, तो फिर आपको यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पे अल्फा बोल रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोल दिया, अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करा, माइनस का R1 इधर आके क्या हो गया, प्लस का R1, यहाँ से R1 कॉमन आ गया, बाकी सारा फॉर्मूला ऐसे ही चलते रहा, तो बन गया R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अगर आप चाहो तो इसको इसके नीचे भी भेज सकते हो, R2 अपॉन R1, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 को उधर जाके माइनस कर दो तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, R2 माइनस R1, और इसको नीचे भेज देंगे, डेल्टा टी R1, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा की। ऐसे ही हम अगर रो में फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, रो 2 इज इक्वल टू रो 1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक बात और यहाँ पे समझने लायक है, अगर बाई चांस इनिशियल टेम्परेचर आपका 0 होता तो उस समय हम फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा टी। तुम बहुत सारे न्यूमेरिकल में देखोगे कि फॉर्मूला इस तरीके से भी चलता है कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा टी भी चल जाता है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। यूनिट लिख सकते हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा इसका A L की पावर -2। अब यहाँ पे समझते हैं, जब तक का एरिया और करंट की डायरेक्शन सेम है तब तक आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे I अपॉन A करोगे तो आपका आंसर आते रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस करंट की जो डायरेक्शन है और एरिया की जो डायरेक्शन है अगर वो अलग अलग हो रही है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब एरिया जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलरली बाहर को आएगा किसी भी सरफेस से, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर को आएगा। अब मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा, एक साइन कंपोनेंट और एक कॉस कंपोनेंट। अब हमें जो है जो एरिया की डायरेक्शन लेनी है वो उसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो एरिया के लिए हम कंपोनेंट लेंगे A cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस करूँ
तो जे तो वैसे ही रहेगा पर ए की जगह पे ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, जे डॉट ए। इसने क्या प्रूफ करा, डॉट प्रोडक्ट में करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। भले करंट स्केलर क्वांटिटी है पर करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप तुम्हें ये वीडियो भी समझ में आई होगी। तो नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।